हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति ढूल मेरे साथ आज आप कक्षा 9वीं के मैथ का अध्याय 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.1 को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। प्रश्न नंबर 1 हमारा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। हमें बतानी है कि जो शून्य होती है क्या वो एक परिमेय संख्या होती है। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जो ये शून्य होती है क्या इसे हम p/q यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं। और ये जो p और q हैं ये क्या होंगे, हमारे पूर्णांक होंगे। और जो q होगा उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, यानी कि जो q है उसका मान कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा। तो अब हमें बताना है कि क्या इन सब सिचुएशन के साथ, कंडीशन के साथ क्या हम कहेंगे शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि भाई देखो परिमेय संख्या क्या होती है। सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए परिमेय संख्या क्या होती है। संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जिसे हम क्या करते हैं p/q के रूप में लिखते हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और जो ये p और q होते हैं ये पूर्णांक होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो q होता है उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट 0 नहीं होगी। तो ये बातें होती है हमारी परिमेय संख्या की, कि भाई एक तो हम इसको क्या करते हैं p/q में लिखते हैं, दूसरा जो q की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 को छोड़कर कुछ भी हो सकती है। अब हमें क्या बताना है कि बताइए कि ये जो 0 है क्या ये भी परिमेय संख्या है, क्या इसे भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं। तो मान लो मैंने क्या कहा, मैंने p की जगह तो लिया 0, लेकिन q की जगह पे क्योंकि मैंने कहा q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है छोड़ के 0 को, तो मैंने लिखा 1। तो 0/1 अगर मैं 0 को 1 यानी कि 1 से भाग करूंगी तो वापस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वापस से क्या हो गई 0। ये क्या बनाई मैंने p और ये क्या बनाई मैंने q, यानी कि मैंने p/q की फॉर्म बनाई। उसके बावजूद भी जब हमने इसको डिवाइड किया तो वापस से क्या आ गया 0। ठीक है, ऐसे ही मान लो मैंने p की जगह रखा 0 और q की जगह मैं रख देती हूँ 20, ठीक है। अब p ये 0 है, ये क्या हो गया हमारा p, और ये 20 क्या हो गया हमारा q। अब 0 को मैं 20 से भाग करूंगी तो वापस से क्या आ जाएगा 0। फिर मान लो मैंने 0 को लिखा 0, यानी कि p की जगह पे p की जगह मैंने क्या रखा 0, q की जगह मैं लिख देती हूँ 1000। अब ये हो गया p, ये हो गया q। अब 0 को मैं 1000 से भाग करूंगी वापस से क्या आ जाएगा 0। अब मैंने p की जगह फिर से 0 रखी और q की जगह पे मैं लिख देती हूँ 1077, कुछ भी लिख सकते हैं। जब मैं 0 को 1077 से भाग करूंगी वापस से क्या आ गई 0। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं कि जब हम p/q के रूप में 0 को लिखते हैं तो q की जगह तो नहीं लिख सकते, ये तो कंडीशन इन्होंने हमें पहले ही दे दी। बट ये तो नहीं कहा ना कि p की जगह नहीं रख सकते, तो हम क्या करेंगे इस 0 को p की जगह पे रखेंगे और q का मान बदलते चले जाएंगे। तो जितना चाहे हम q का मान बदल ले, अगर 0 को किसी भी नंबर से आप भाग कर लो वापिस से आपकी क्या आएगी 0 ही आएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि 0 जो है उसको हम क्या कर सकते हैं p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। और 0 क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, हाँ 0 यानी फिर 0 लिख सकते हो 0 लिख सकते हो, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऐसे हमने प्रूव कर दिया कि 0 क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें 2 नंबर दे रखे हैं, एक है हमारा 3 और एक है हमारा 4। इन दोनों के बीच में हमें क्या करनी है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। परिमेय संख्या यानी कि वो संख्या है जिनको हम क्या कर सकते हैं p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या इन दोनों के बीच में हमें ज्ञात करनी है जो किस में हो, परिमेय संख्या हो, यानी कि p/q के रूप में हो। तो जब भी हमें ऐसे परिमेय संख्या निकालनी हो किन्हीं 2 नंबरों के बीच की, तो हम क्या करते हैं कि जितनी भी हमें परिमेय संख्या निकालनी है उसमें क्या कर देते हैं 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कितनी निकालनी है, 6 निकालनी है। तो हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी निकालनी है, निकालनी है कितनी
6, तो 6 में क्या करेंगे हम 1 जोड़ देंगे। जितनी भी निकालनी है, 3 निकालनी होती तो 1 जोड़ देते, 2 निकालनी होती तो 1 जोड़ देते। तो जितने भी परिमेय संख्या निकालनी है उसमें हम क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा 7 आ गया। अब हमें क्या करना है, जो ये हमारे नंबर हैं इन नंबर्स के साथ में क्या करना है, इस 7 को गुना भी करना है और इसको भाग भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, नंबर 3 लेंगे, यानी कि हमारी जो संख्या 3 है इसको लेंगे। तो 3 से हमें क्या करना है, इस 7 को भाग भी करना है यानी कि बटे भी करना है और इसी से हमें इसको गुणा भी करवाना है। तो इसको गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले की गुणा ऊपर, नीचे वाले की नीचे। 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21 और 7 एक कम कितना हो जाएगा 7। तो ये तो हमारी परिमेय संख्या आ गई किसकी, 3 की। अब करनी है हमें 4 की। तो 4 को भी क्या करेंगे, 7 से इसको भाग करवाएंगे और 7 से ही इसको गुणा करवाएंगे। ऊपर की गुणा ऊपर, नीचे की गुणा नीचे। 7 चौके 28 बटे में 7, यानी कि ये हमारी जो संख्या 4 थी उसका परिमेय रूप हमने निकाल लिया, यानी कि मान निकाल लिया। अब हमारे 3 का ये आ गया और 4 का ये आ गया। मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी, हमारी परिमेय संख्या हो जाएंगी। और वो कितनी होंगी, 6 होंगी। तो कैसे लिखेंगे अब हम, इसलिए 6 परिमेय संख्याएं होंगी। कौन सी होंगी, 21 बटे 7 को तो हम लेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि हमें क्या कहा है, 3 और 4 के बीच की बोला है। तो 3 को छोड़ना, 4 को छोड़ना, उनके बीच में जो भी आएगा उसको हम लेंगे। तो 21 बटे 7 को छोड़ना है, 28 बटे 7 को छोड़ना है, इनके बीच में जो आएंगी उसको हम यहाँ पे काउंट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे 7। तो ये हमारी क्या होंगी, 6 परिमेय संख्या होंगी जो कि 3 और 4 के बीच में आएंगी। ये एक, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो प्रश्न नंबर 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि अब हमें कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 5 करनी है। किसके बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में। तो कितनी संख्याएं निकालनी है, सबसे पहले हम ये बात लिख लेंगे कि परिमेय संख्या निकालनी है कितनी निकालनी है, 5। ठीक है, तो 5 में क्या करेंगे, हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो अब इसको क्या करेंगे, 6 से ही गुना करेंगे, 6 से ही भाग करेंगे दोनों संख्याओं को। तो सबसे पहले किसको लेंगे, 3/5 को ले लेते हैं। अब इसको 6 से तो गुना कर दिया और 6 से मैंने इसको भाग करवा दिया। ठीक है, ऊपर वालों की गुना ऊपर, नीचे वालों की नीचे। 6 3 कितना आ जाएगा, 6 3 18, 5 6 30। तो एक मान तो ये आ गया, यानी कि 3/5 की वैल्यू तो ये आ गई। फिर क्या था हमारे पास, 4/5 था। इसको भी क्या करेंगे, 6 से गुना कराएंगे और 6 से ही भाग करवाएंगे। ऊपर की गुना ऊपर, नीचे की गुना नीचे। 4 6 24, 5 6 30। ये हमारे किसका मान आ गया, 4/5 का। अब इनके बीच में जो भी संख्याएं आएंगी वो क्या हो जाएंगी, हमारी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी 3/5 और 4/5 की। तो कैसे लिखेंगे, परिमेय संख्या 5 निकालनी थी तो लिखेंगे 5 परिमेय संख्याएं होंगी। कौन सी होंगी, 18/30 को नहीं लिखेंगे, इससे आगे वाली लेंगे। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। 24/30 नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या हो जाएगा, हमारा 4/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी 5 परिमेय संख्या हो जाएंगी किस किस के बीच की, 3/5 और 4/5 के बीच की। अब हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। हमें कुछ कथन दिए हैं जिसके बारे में हमें बताना है कि कौन सा कथन हमारा सत्य कथन है और कौन सा असत्य। कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए और हमें उसका कारण भी बताना है कि किस कारण से हमारा ये उत्तर सत्य या फिर असत्य आया है। तो सबसे पहले हमारा जो कथन नंबर 1 है वो क्या कहता है, प्रत्येक
प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमें बताना है कि हर एक प्राकृत संख्या क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये कथन सत्य है या फिर ये कथन असत्य है? तो सबसे पहले इसको प्रूव करके देखेंगे। तो प्राकृत संख्या पूछिए ना, तो क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कौन सी होती है, हमें पता होना चाहिए। तो जो प्राकृत संख्या होती हैं वो कौन सी होती हैं, जिसमें हमारी गिनती आती है, यानी कि 1 2 3 4 कब तक, अनंत तक। ये सारी की सारी गिनतियाँ यानी कि सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, हमारी प्राकृत संख्या होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। फिर हमसे पूछा है पूर्ण संख्या कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या यानी कि ये संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो पूर्ण संख्या कौन सी होंगी, पूर्ण संख्या। तो हमें पता है पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जिसके अंदर हमारी जीरो भी आ जाती है और बाकी सारी की सारी प्राकृत संख्याएं इसके अंदर हमारी आती हैं, और ये भी कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। तो अब बताओ क्या प्राकृत संख्याएं सारी की सारी पूर्ण संख्या होती हैं। हाँ भाई देखो, ये सारी संख्याएं इसके अंदर भी आती हैं, इसके अंदर भी आती हैं। इसका मतलब क्या है कि हाँ, सारी की सारी प्राकृत संख्याएं हमारी क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगर इसके विपरीत उल्टा पूछ लिया जाता है कि बताइए सारी की सारी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृत संख्या होती हैं, तो हम कह देते कि हमारा कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में जीरो एक ऐसी संख्या है जो हमारी प्राकृत संख्या के अंदर नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है कि प्राकृत संख्याएं क्या सारी की सारी पूर्ण संख्या होती हैं, तो हम क्या कहेंगे, हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। बाकी आप अपने आप से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे पार्ट नंबर सेकंड यानी कि कथन नंबर 2। दूसरा कथन हमारा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। हमें बताना है कि हर एक पूर्णांक यानी कि प्रत्येक पूर्णांक क्या एक पूर्ण संख्या होती है या फिर नहीं होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक वो होते हैं जिसके अंदर हमारी सारी की सारी क्या होती है, गिनती आती है, यानी कि प्राकृत संख्या आती है। ठीक है, और इसके अंदर हमारी जीरो भी आ जाती है, और इसके अंदर हमारे जो घटा के नंबर होते हैं वो भी सारे के सारे आ जाते हैं। कहाँ तक, अनंत तक। ये भी अनंत तक जाते हैं, ये भी अनंत तक जाते हैं। तो ये होते हैं पूर्णांक, जिसमें हमारी प्राकृत संख्या भी आ जाए, पूर्ण संख्या भी आ जाए, और इसमें हमारे सारे के सारे प्राकृत संख्याओं का नेगेटिव यानी कि घटा के नंबर भी आ जाए। अब प्रत्येक पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या जिसके अंदर हमारी जीरो आती है और सारे के सारे प्राकृत नंबर आते हैं, ये होती है हमारी पूर्ण संख्या। अब हमसे पूछा गया है कि बताओ कि जो सारे के सारे पूर्णांक हैं क्या वो पूर्ण संख्या होती हैं। तो ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो पूर्णांक में तो घटा के नंबर भी है ना, पूर्ण संख्या में तो घटा के नंबर है ही नहीं। अगर हमसे पूछा जाता कि सारे के सारे पूर्णांक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो हम कहते थे हाँ होती हैं, क्योंकि ये सारे नंबर यहाँ पे आते हैं। बट इन्होंने हमसे उल्टा पूछा है कि बताइए कि सारे के सारे ये जो पूर्णांक हैं, ये पूर्णांक क्या हमारी पूर्ण संख्या होती है। तो नहीं होती, क्योंकि जीरो तो होती है और 1 2 3 4 यानी कि प्राकृत संख्याएं भी होती हैं, लेकिन जो घटा के नंबर हैं वो हमारी पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आते, इसलिए पूर्णांक क्या होंगे, पूर्ण संख्या नहीं होंगी। तो आप क्या लिखोगे कि नहीं, यह कथन क्या है, असत्य कथन है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब हम देखेंगे कथन नंबर 3। तीसरा कथन हमारा क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि बताइए कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती हैं क्या वो पूर्ण संख्या भी होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिमेय संख्या कौन सी होती हैं। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, P बटा Q के रूप में लिखते हैं, और यहाँ पे जो हमारा Q होता है वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 यानी कि 0 के बराबर नहीं होता। तो ये सारी क्या होती है, हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, जैसे कि 1 बटा 2 3 बटा 4, तो इन्हें क्या करते हैं, हम बटे के रूप में लिखते हैं। तो ये हो गई हमारी परिमेय संख्या। तो बताना क्या है कि सारी की सारी परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होती हैं। तो पूर्ण संख्या कौन सी हो गई, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसमें हमारी जीरो आती है, 1 2 3 4, यानी कि जिसमें हमारी क्या होती हैं, जीरो आती हैं, और सारी की सारी प्राकृत संख्याएं आती हैं, यानी कि सारी की सारी गिनती आती हैं, वो होती है हमारी पूर्ण संख्या। अब आप बताइए क्या परिमेय संख्या पूर्ण संख्या
होंगी क्या यहाँ पे? तो नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि जो प्रीमेय संख्या है उसको तो हम बटे के रूप में लिखते हैं, लेकिन जो पूर्ण संख्याएं हैं इनको तो हम बटे के रूप में लिखते ही नहीं है, ये तो गिनतियां होती हैं। इसलिए ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा कि प्रत्येक प्रीमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या होगा? असत्य कथन होगा। तो हम क्या कहेंगे कि यह कथन कैसा है? असत्य कथन है, क्योंकि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। तो ये आप अपने आप से लिख लीजिएगा। इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली 1.1 यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।